एपिसोड 341 टू 350। यांग निंग के अध्ययन कक्ष से चले जाने पर जेंग लियांग अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाए। कागजात के ढेर को देखते और उन पर हस्ताक्षर करते समय भी उनकी मुस्कान फीकी नहीं पड़ी। जब मंत्री महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए ड्रैगन पैलेस में एकत्रित हुए तो वे उनकी निरंतर प्रसन्नता को देखकर अचंभित रह गए। इससे वे असमंजस में पड़ गए। वे दोनों गंभीर और जटिल मामलों पर गहन चर्चा कर रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। इसके पीछे क्या कारण था? जेंग लियांग बैठक में बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था। यांग निंग के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। हर नज़र, हर स्पर्श, आज रात की उम्मीद उसे खुशी से भर रही थी। उसकी साहसी प्रतिक्रिया और उस शरारती मुस्कान के ख्याल से वह अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। आज रात कुछ अलग होने वाली थी। 3 सप्ताह तक अपने कक्ष और यांग निंग से दूर रहने के कष्टदायक समय के बाद वह अंततः लौट रहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। यांग निंग की पहले की प्रतिक्रिया से पता चलता था कि उनके बीच रिश्ते बदल रहे थे। पहले जैसा नहीं था। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अपनी ओर खींच रही हो, ठीक वैसे ही जैसे वह उसके करीब आना चाहता था। उनकी शादी को लगभग 1 साल हो चुका था, लेकिन आज रात वे पति पत्नी के रूप में सचमुच एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक हो सकते हैं। जेंग लियांग के लिए समय बहुत धीरे धीरे बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह बेसब्री से रात होने का इंतजार कर रहा था। अंडस्को जैसे ही महल में अंधेरा छाने लगा, जेंग लियांग की उत्सुकता बढ़ती गई। उन्होंने मंत्रियों को उम्मीद से पहले ही छुट्टी देकर शाम की बैठक जल्दबाजी में समाप्त कर दी थी। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों पर लंबी चर्चा की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ उन्हें उम्मीद से पहले ही बाहर निकाल दिया गया। मंत्रियों ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा और आपस में अनुमान लगाने लगे कि आखिर वह कौन सा अहम मामला था जिसके चलते आमतौर पर शांत रहने वाले जेंग लियांग को इतनी जल्दी करनी पड़ी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी इस उत्सुकता के पीछे एक और निजी कारण था। उन्हें लगा कि यांग निंग भी बेसब्री से उनकी उपस्थिति का इंतजार कर रही होगी और अपने कमरे में लौटने के लिए बेताब होगी। लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता, शियाओवेई खाने की थाली लेकर अध्ययन कक्ष में दाखिल हुई। उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम मेरा खाना यहाँ क्यों लाई? मैंने तो आज रात यांग निंग के साथ मुख्य कक्ष में भोजन करने की योजना बनाई थी। उसने उसे थाली ले जाने और साथ मिलकर खाना बनाने का इशारा किया। वह अकेले कैसे खाना खा सकता था, ये जानते हुए कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। उससे अलग बिताया हर पल बहुत लंबा लग रहा था। उसके बिना खाना खाना उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए वह जल्दी से भोजन कक्ष में जाना चाहता है, ताकि उसके साथ भोजन कर सके और पिछले कुछ हफ्तों में जो समय उन्होंने साथ नहीं बिताया है उसकी भरपाई कर सके। जाने के बजाय शियाओवेई वहीं खड़ी रही, उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। महाराज, महारानी ने मुझे आपको यही भोजन परोसने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि भोजन और स्नान के बाद आप मुख्य कक्ष में आएं। जेंग लियांग के माथे पर शिकन और गहरी हो गई। आसमान में अंधेरा छा चुका है, देरी क्यों? अगर वे साथ में खाना खा ले तो क्या होगा? जाहिर है यांग निंग ने शाम के लिए कुछ खास योजना बनाई थी। वह क्या कर रही थी? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। यांग निंग के पास एक योजना थी और वह उसे अमल में आते देखने के लिए बेताब था, भले ही इसके लिए उसे इंतजार करना पड़े। ठीक है, उसने आह भरते हुए कहा और अपनी जगह पर बैठ गया। खाना परोस दो और उसके बाद मेरे लिए नहाने का इंतजाम कर देना। पानी में थोड़ा सुगंधित पाउडर भी मिला दे, उन्होंने अपनी आवाज़ में थोड़ी झिझक के साथ कहा। ट्रे नीचे रखते हुए शियाओवेई ने अपनी मुस्कान दबा ली। यांग निंग के सामने वह भले ही बातूनी हो, लेकिन जेंग लियांग के साथ उसने महल के कर्मचारियों से अपेक्षित औपचारिकता बनाए रखी। फिर भी वह यांग निंग को सब कुछ बताने के लिए बेताब थी। महाराज द्वारा कही गई हर बात को बताने के लिए उत्सुक थी। वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि यांग निंग इतनी जोर से हंसेगी कि खुशी से अपना पेट पकड़ लेगी। अंडस्को अध्ययन कक्ष में रात का भोजन समाप्त करने के बाद जेंग लियांग ने तरोताज़ा करने वाले स्नान का आनंद लिया। आज वह थोड़ा अधिक समय तक स्नान में मग्न रहे और शियाओवेई द्वारा उनके अनुरोध पर पानी में मिलाए गए सुगंधित फूलों के पाउडर का स्वाद लेते रहे। तरोताज़ा होकर बाहर आने पर उन्होंने यांग निंग द्वारा दिए गए गहरे नीले रंग के रात्रि वस्त्र पहन लिए। आमतौर पर वे शाम के समय हल्के रंग के वस्त्र पहनना पसंद करते थे, इसलिए ये गहरा नीला वस्त्र उनके लिए आश्चर्य की बात थी। इसमें सूती पतलून और एक बाथरोब था, दोनों एक डोरी से बंधे हुए थे। यह उसके नियमित रात्रि वस्त्रों से थोड़ा अलग था, जो अधिक शालीन थे और रात में उसे पूरी तरह से ढक लेते थे। उसके सामान्य पायजामे में आरामदायक फिट के लिए डोरी और बटन दोनों होते थे, जिससे उसे चैन से सोने में मदद मिलती थी। लेकिन इस नए पायजामे में सिर्फ एक डोरी थी, जिसे हल्के से खींचने पर आसानी से खोला जा सकता था। अतिथि कक्ष से बाहर निकलने से पहले जेंग लियांग ने दर्पण में खुद को एक आखिरी बार संतुष्टि भरी नज़र से देखा। गहरे नीले रंग के वस्त्र ने उन्हें एक अलग ही भव्यता और आकर्षण प्रदान किया, जो उनके सामान्य पहनावे से भिन्न था। संतुष्टि से सिर हिलाते हुए वे मुख्य कक्ष की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सावधान मुद्रा में खड़े पहरेदार और इधर उधर भागते नौकरों का जाना पहचाना नजारा गायब था। गलियारों में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जिसे केवल संगमरमर के फर्श पर गूंजते जेंग लियांग के कदमों की आवाज ही तोड़ रही थी। उसने भौहें चढ़ाकर हैरानी जताई। सब लोग कहाँ चले गए? उसने धीरे से खुद से कहा। नौकरों और पहरेदारों का एक साथ अनुपस्थित रहना न केवल असामान्य था, बल्कि अभूतपूर्व था। शायद वे खाना खा रहे थे, या शायद उनकी शिफ्ट बदल रही थी। फिर भी उन्हें सख्त नियम याद थे, कोई भी पद लंबे समय तक खाली नहीं रहना चाहिए था। अपना सिर हिलाते हुए उसने जोर से कहा, यह महल जैसा नहीं है। हालांकि आराम से स्नान करने से उत्पन्न प्रसन्न मनोदशा और रात की प्रत्याशा ने उन्हें इस विषय पर अधिक चिंतन करने से रोक दिया। उन्होंने बाद में इसके बारे में पूछताछ करने का मन में निश्चय करते हुए मुख्य कक्ष की ओर प्रस्थान किया। दरवाजे पर क्षण भर रुककर उसने गहरी स्थिर सांस ली।
एक अनजानी उत्तेजना थी, सीने में एक अजीब सी हलचल थी। उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश में हल्के से सीने को थपथपाया। ऐसा लगा मानो एक अनंत काल बीत गया हो। आखिरकार उसने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसने दरवाजे से अंदर कदम रखा और अपने कमरे में प्रवेश किया, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह उसका कमरा था, लेकिन लगभग पहचान से परे था। वह वहां मुंह खुला रखकर खड़ा रहा, बदले हुए परिवेश को विस्मय से निहारता रहा। तो यही वजह थी कि यांग निंग ने उसे पहले कमरे से दूर रखा था। यही उसकी बड़ी योजना थी। वह कक्ष एक अद्भुत स्थान में परिवर्तित हो गया था। जिधर भी उसकी नजर जाती, सफेद और चमकीले बैंगनी रंग के ऑर्किड दिखाई देते। उनकी मनमोहक सुगंध हवा में घुल रही थी, जिससे एक भावुक और कोमल प्रेम का वातावरण बन गया था। खिड़कियों पर गहरे नीले रंग के पर्दे लगे थे, जो उनके पीछे लटके हल्के हवादार सफेद पर्दों के साथ एक आकर्षक कंट्रास्ट बना रहे थे। ये पर्दे मानो चांदनी के साथ लुका छिपी खेल रहे हों, जिससे चांदनी की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और एक स्वप्निल वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके पैरों के नीचे एक आलीशान लाल कालीन बिछाया गया था, जिसने कमरे में हमेशा इस्तेमाल होने वाले कालीन की जगह ले ली थी। ये कालीन भव्य और राजसी लग रहा था, मानो शाम का माहौल बना रहा हो। कालीन के किनारे मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी हल्की लौ टिमटिमा रही थी और एक मार्ग बना रही थी, मानो रात के आकाश में तारे रास्ता दिखा रहे हों। लेकिन कमरे की असली उत्कृष्ट कृति बिस्तर थी। सफ़ेद चादरों और गहरे नीले कंबलों से ढका ये बिस्तर पहले से कहीं अधिक आकर्षक लग रहा था। यह इतना कोमल और आरामदायक लग रहा था मानो कोई बादल अपने आराम को गले लगाने के लिए तैयार हो। बिस्तर के ऊपर एक महीन छटा थी, जो इसकी भव्यता को और बढ़ा रही थी। और मानो इतना ही काफ़ी नहीं था, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में मानो प्रेम की एक कहानी समाई हुई थी। इस रूपांतरित कक्ष में हर छोटी से छोटी चीज़, हर कोना विचारशीलता और प्रत्याशा की कहानी कहता प्रतीत होता था। मानो ये कमरा ही एक खूबसूरत प्रेम कहानी के अगले अध्याय के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। कमरे की मनमोहक सजावट को देखकर झेंग लियांग की आंखें चौड़ी हो गईं और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो यह उसका बड़ा सरप्राइज है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं, इस लुका छिपी के खेल के बीच यांग निंग को ढूंढते हुए। झेंग लियांग ने अपनी नज़र के कोने से विशाल दरवाजे के पीछे एक परछाई को मंडराते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक किया। वह कहाँ चली गई होगी? मुझे बुलाती है और फिर गायब हो जाती है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और साथ ही साथ उस परछाई को अपने करीब आते हुए भी देखा। अपना आधा जीवन युद्ध के मैदानों में बिताने के कारण झेंग लियांग केवल महल की चारदीवारी की उपज नहीं था। वर्षों के युद्ध और रणनीति से प्रखर हुई उसकी इंद्रियां कुछ भी नहीं चुकती थीं। भला वह उससे यह उम्मीद कैसे कर सकती थी कि वह किसी को, यहाँ तक कि यांग निंग जैसी नाजुक दिखने वाली को भी, अपनी दृष्टि के किनारे से हिलते हुए न देख पाए। लेकिन जैसे ही यांग निंग को लगा कि वह झेंग लियांग पर चुपके से हमला करने में सफल हो जाएगी, तभी उसने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली और उसे घुमा दिया। अचानक हुए इस हमले से वह लड़खड़ाकर उससे टकरा गई और उसकी मजबूत बाहों में समा गई। आह! यांग निंग ने आश्चर्य से कहा, अपना चेहरा उसकी मजबूत छाती में छिपाते हुए। यांग निंग को जब एहसास हुआ कि उसकी हैरानी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण नाकाम हो गई है, तो उसने मुंह फुलाकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम हैरानी का नाटक नहीं कर सकते थे? मेरी सारी तैयारियों के बाद क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते थे? झेंग लियांग उसकी चंचल नाराजगी पर हंस पड़ा। उसने उसे उठने में मदद की, लेकिन उसकी कमर नहीं छोड़ी, उसे अपने आलिंगन में कसकर लपेटे रखा। अगर मैंने नाटक किया होता, उसने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा ये प्यारा रूप देखने से चूक जाता। यांग निंग ने एक शानदार गहरे नीले रंग का रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था, जो रात के आकाश की भव्य सुंदरता की याद दिलाता था। ये रंग उनकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिससे उनका आकर्षण और भी बढ़ गया और वे और भी अलौकिक प्रतीत हो रही थीं। अपने सामान्य रूढ़िवादी पहनावे के विपरीत इस बार यह पोशाक 2 परतों वाली थी। सबसे बाहरी परत नाजुक लेस से बनी थी, जो उनके शरीर से हल्के से चिपकी हुई थी, जिससे उनकी त्वचा की झलक दिखाई दे रही थी। भीतरी परत अधिक बोल्ड थी, जिसमें पतली पट्टियां थीं, जिससे उनके कंधे और कॉलरबोन का काफ़ी हिस्सा दिखाई दे रहा था। ऊपरी परत के जालीदार घूंघट से झेंग लियांग को उसकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा की झलक दिखाई दी। उसके मन में तीव्र वासना उमड़ पड़ी, मानो एक स्पष्ट इच्छा उसके भीतर से प्रकट हो रही हो। उसने न तो उसे पहले कभी ऐसे पहनावे में देखा था और न ही बाजार में ऐसा कोई डिज़ाइन देखा था, लेकिन वह इस पोशाक के आकर्षण को नकार नहीं सका। फिर भी उसके भीतर एक सुरक्षात्मक भावना जागृत हुई। ये पोशाक केवल उसकी आंखों के लिए थी। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसे इतने अंतरंग परिधान में देखे। झेंग लियांग की आंखों में जलती हुई वासना को देखकर यांग निंग के होठों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। ठीक यही प्रतिक्रिया वह चाहती थी, जिसके लिए उसने इस रात की पूरी योजना बनाई थी। भले ही वह अब एक काल्पनिक दुनिया में थी, जो रूढ़िवादी नैतिकता और ऐतिहासिक विश्व पृष्ठभूमि पर आधारित थी, फिर भी उसकी जड़ें आधुनिक दुनिया में मजबूती से जमी हुई थीं, और उसके द्वारा पहनी गई नाइट गाउन उसके युग के कामुक डिजाइनों की ओर एक इशारा थी। उन्होंने राजधानी की सबसे प्रसिद्ध दर्जी से संपर्क किया, जो कुलीन रईसों और राजपरिवार के लिए काम करती थी। अपनी आधुनिक डिजाइन की समझ और कारीगर के कौशल के मेल से उन्होंने मिलकर नाइट गाउन तैयार किया। कुछ शुरुआती गलतियों के बावजूद परिणाम स्वरूप प्राचीन शिल्प कौशल और समकालीन आकर्षण का एक उत्कृष्ट मिश्रण तैयार हुआ। यांग निंग की नाइट गाउन बेहद खूबसूरत थी। गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल रेशम से बना यह वस्त्र झेंग लियांग के शाही गहरे नीले रंग के परिधान को प्रतिबिंबित कर रहा था। चांद और तारों के जटिल पैटर्न से सजी ऊपरी लेस की पोशाक मानो ये संकेत दे रही थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी इस रात का साक्षी होगा। हर बारीक सिलाई उनकी विचारशीलता को दर्शाती थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि यह शाम पूर्णता से कम नहीं थी।
आधुनिक जगत के अपने ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अपने समय की कामुकता को इस प्राचीन युग की भव्यता के साथ मिलाने का लक्ष्य रखा। रात का माहौल और उनके द्वारा चुनी गई पोशाक उनके प्रयासों और सोच समझकर की गई तैयारियों का प्रमाण थी। जिस दिन से यांग निंग ने झेंग लियांग को कमरे से बाहर निकालने का कठिन निर्णय लिया था ताकि वह आराम कर सके और अपनी चोट से उबर सके, तब से वह इस खास रात के लिए सावधानीपूर्वक योजनाएं बना रही थी। चूंकि वही उसकी अनुपस्थिति का कारण थी, इसलिए उसकी वापसी पर एक अद्वितीय आकर्षण से भरपूर रात का आयोजन करना ही उचित लगा। झेंग लियांग की मंत्रमुग्ध निगाहों को देखकर यांग निंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। धीरे से अपने होंठ उसके होंठों से छूते हुए वह फुर्ती से उसके कान के पास गई। उसकी गर्म सांसें उसे गुदगुदा रही थीं और उसने मोहक अंदाज में फुसफुसाया, मैंने हमेशा यही कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बताओ, क्या तुम्हें वो खास मिठाई पसंद आई जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है? वह कक्ष एक अद्भुत स्थान में परिवर्तित हो गया था। जिधर भी उसकी नजर जाती, सफेद और चमकीले बैंगनी रंग के ऑर्किड दिखाई देते। उनकी मनमोहक सुगंध हवा में घुल रही थी, जिससे एक भावुक और कोमल प्रेम का वातावरण बन गया था। खिड़कियों पर गहरे नीले रंग के पर्दे लगे थे जो उनके पीछे लटके हल्के हवादार सफेद पर्दों के साथ एक आकर्षक कंट्रास्ट बना रहे थे। ये पर्दे मानो चांदनी के साथ लुका छिपी खेल रहे हों, जिससे चांदनी की हल्की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी और एक स्वप्निल वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। उसके पैरों के नीचे एक आलीशान लाल कालीन बिछाया गया था, जिसने कमरे में हमेशा इस्तेमाल होने वाले कालीन की जगह ले ली थी। ये कालीन भव्य और राजसी लग रहा था, मानो शाम का माहौल बना रहा हो। कालीन के किनारे मोमबत्तियां जल रही थीं, जिनकी हल्की लौ टिमटिमा रही थी और एक मार्ग बना रही थी, मानो रात के आकाश में तारे रास्ता दिखा रहे हों। लेकिन कमरे की असली उत्कृष्ट कृति बिस्तर थी। सफ़ेद चादरों और गहरे नीले कंबलों से ढका ये बिस्तर पहले से कहीं अधिक आकर्षक लग रहा था। यह इतना कोमल और आरामदायक लग रहा था मानो कोई बादल अपने आराम को गले लगाने के लिए तैयार हो। बिस्तर के ऊपर एक महीन छटा थी जो इसकी भव्यता को और बढ़ा रही थी। और मानो इतना ही काफ़ी नहीं था, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक में मानो प्रेम की एक कहानी समाई हुई थी। इस रूपांतरित कक्ष में हर छोटी से छोटी चीज़, हर कोना विचारशीलता और प्रत्याशा की कहानी कहता प्रतीत होता था। मानो ये कमरा ही एक खूबसूरत प्रेम कहानी के अगले अध्याय के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। कमरे की मनमोहक सजावट को देखकर झेंग लियांग की आंखें चौड़ी हो गईं और होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तो यह उसका बड़ा सरप्राइज है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी निगाहें चारों ओर घूम रही थीं, इस लुका छिपी के खेल के बीच यांग निंग को ढूंढते हुए। झेंग लियांग ने अपनी नज़र के कोने से विशाल दरवाजे के पीछे एक परछाई को मंडराते हुए देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, लेकिन उसने अनजान होने का नाटक किया। वह कहाँ चली गई होगी? मुझे बुलाती है और फिर गायब हो जाती है, उसने मजाकिया अंदाज में कहा और साथ ही साथ उस परछाई को अपने करीब आते हुए भी देखा। अपना आधा जीवन युद्ध के मैदानों में बिताने के कारण झेंग लियांग केवल महल की चारदीवारी की उपज नहीं था। वर्षों के युद्ध और रणनीति से प्रखर हुई उसकी इंद्रियां कुछ भी नहीं चुकती थीं। भला वह उससे यह उम्मीद कैसे कर सकती थी कि वह किसी को, यहाँ तक कि यांग निंग जैसी नाजुक दिखने वाली को भी, अपनी दृष्टि के किनारे से हिलते हुए न देख पाए। लेकिन जैसे ही यांग निंग को लगा कि वह झेंग लियांग पर चुपके से हमला करने में सफल हो जाएगी, तभी उसने एक झटके में उसकी कलाई पकड़ ली और उसे घुमा दिया। अचानक हुए इस हमले से वह लड़खड़ाकर उससे टकरा गई और उसकी मजबूत बाहों में समा गई। आह! यांग निंग ने आश्चर्य से कहा, अपना चेहरा उसकी मजबूत छाती में छिपाते हुए। यांग निंग को जब एहसास हुआ कि उसकी हैरानी उसकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण नाकाम हो गई है, तो उसने मुंह फुलाकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम हैरानी का नाटक नहीं कर सकते थे? मेरी सारी तैयारियों के बाद क्या तुम मेरा साथ नहीं दे सकते थे? झेंग लियांग उसकी चंचल नाराजगी पर हंस पड़ा। उसने उसे उठने में मदद की, लेकिन उसकी कमर नहीं छोड़ी, उसे अपने आलिंगन में कसकर लपेटे रखा। अगर मैंने नाटक किया होता, उसने उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा ये प्यारा रूप देखने से चूक जाता। यांग निंग ने एक शानदार गहरे नीले रंग का रेशमी नाइट गाउन पहना हुआ था, जो रात के आकाश की भव्य सुंदरता की याद दिलाता था। ये रंग उनकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिससे उनका आकर्षण और भी बढ़ गया और वे और भी अलौकिक प्रतीत हो रही थीं। अपने सामान्य रूढ़िवादी पहनावे के विपरीत इस बार यह पोशाक 2 परतों वाली थी। सबसे बाहरी परत नाजुक लेस से बनी थी जो उनके शरीर से हल्के से चिपकी हुई थी, जिससे उनकी त्वचा की झलक दिखाई दे रही थी। भीतरी परत अधिक बोल्ड थी, जिसमें पतली पट्टियां थीं, जिससे उनके कंधे और कॉलरबोन का काफी हिस्सा दिखाई दे रहा था। ऊपरी परत के जालीदार घूंघट से झेंग लियांग को उसकी मोती जैसी सफ़ेद त्वचा की झलक दिखाई दी। उसके मन में तीव्र वासना उमड़ पड़ी, मानो एक स्पष्ट इच्छा उसके भीतर से प्रकट हो रही हो। उसने न तो उसे पहले कभी ऐसे पहनावे में देखा था और न ही बाजार में ऐसा कोई डिज़ाइन देखा था, लेकिन वह इस पोशाक के आकर्षण को नकार नहीं सका। फिर भी उसके भीतर एक सुरक्षात्मक भावना जागृत हुई। ये पोशाक केवल उसकी आंखों के लिए थी। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसे इतने अंतरंग परिधान में देखे। झेंग लियांग की आंखों में जलती हुई वासना को देखकर यांग निंग के होठों पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। ठीक यही प्रतिक्रिया वह चाहती थी, जिसके लिए उसने इस रात की पूरी योजना बनाई थी। भले ही वह अब एक काल्पनिक दुनिया में थी जो रूढ़िवादी नैतिकता और ऐतिहासिक विश्व पृष्ठभूमि पर आधारित थी, फिर भी उसकी जड़ें आधुनिक दुनिया में मजबूती से जमी हुई थीं और उसके द्वारा पहनी गई नाइट गाउन उसके युग के कामुक डिजाइनों की ओर एक इशारा थी। उन्होंने राजधानी की सबसे प्रसिद्ध दर्जी से संपर्क किया, जो कुलीन रईसों और राजपरिवार के लिए काम करती थी। अपनी आधुनिक डिजाइन की समझ और कारीगर के कौशल के मेल से उन्होंने मिलकर नाइट गाउन तैयार किया। कुछ शुरुआती गलतियों के बावजूद परिणाम स्वरूप प्राचीन शिल्प कौशल और समकालीन आकर्षण का एक उत्कृष्ट मिश्रण तैयार हुआ। यांग निंग की नाइट गाउन बेहद खूबसूरत थी। गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल रेशम से बना यह वस्त्र झेंग लियांग के शाही गहरे नीले रंग के परिधान को प्रतिबिंबित कर रहा था।
चांद और तारों के जटिल पैटर्न से सजी ऊपरी लेस की पोशाक मानो ये संकेत दे रही थी कि पूरा ब्रह्मांड उनकी इस रात का साक्षी होगा। हर बारीक सिलाई उनकी विचारशीलता को दर्शाती थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि यह शाम पूर्णता से कम नहीं थी। आधुनिक जगत के अपने ज्ञान से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने अपने समय की कामुकता को इस प्राचीन युग की भव्यता के साथ मिलाने का लक्ष्य रखा। रात का माहौल और उनके द्वारा चुनी गई पोशाक उनके प्रयासों और सोच समझकर की गई तैयारियों का प्रमाण थी। जिस दिन से यांग निंग ने झेंग लियांग को कमरे से बाहर निकालने का कठिन निर्णय लिया था ताकि वह आराम कर सके और अपनी चोट से उबर सके, तब से वह इस खास रात के लिए सावधानीपूर्वक योजनाएं बना रही थी। चूंकि वही उसकी अनुपस्थिति का कारण थी, इसलिए उसकी वापसी पर एक अद्वितीय आकर्षण से भरपूर रात का आयोजन करना ही उचित लगा। झेंग लियांग की मंत्रमुग्ध निगाहों को देखकर यांग निंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। धीरे से अपने होंठ उसके होंठों से छूते हुए वह फुर्ती से उसके कान के पास गई। उसकी गर्म सांसें उसे गुदगुदा रही थीं और उसने मोहक अंदाज में फुसफुसाया, मैंने हमेशा यही कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बताओ, क्या तुम्हें वो खास मिठाई पसंद आई जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है? सुबह के शाही दरबार सत्र में पहले ही अनुपस्थित रहने के कारण झेंग लियांग ने देर से पहुंचने की किसी भी चिंता को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपनी पत्नी के साथ समय बिताने का विकल्प चुना। उसकी बेफिक्री भरी अदा देखकर यांग निंग ने राहत की सांस ली और खुद भी थोड़ा आराम करने का फैसला किया। उस रात के प्यार भरे पलों से उसका शरीर दुख रहा था और जब तक वह मीठी बातों से उसे लुभाने की कोशिश नहीं करता तब तक उसे उसके करीब आकर सो जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल उसे उसकी बाहों में लिपटकर सोना बहुत अच्छा लगता था। इससे ठंड से बचाव होता था और नींद के दौरान उसे एक सुखद गर्माहट मिलती थी। बीते सर्दियों की रातों को याद करते हुए जब वे बिस्तर के अलग अलग किनारों पर सोते थे तो उसे अपने पुराने रूप पर थोड़ी दया आ गई। उसे अपने पति की गर्माहट और आराम का वो एहसास नहीं मिल पाया था जो कभी उसके लिए तकिए जैसा था, और इस बात का उसे पछतावा हो रहा था। कितनी गर्माहट है, यांग निंग ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा और झेंग लियांग की कमर में हाथ लपेटकर उसे गले लगा लिया। वह उसके करीब आकर गर्माहट के आलिंगन में सिमट गई। उसका सिर झेंग लियांग की फैली हुई बांह पर टिका था, जबकि झेंग लियांग ने दूसरे हाथ से उसे कसकर पकड़ रखा था। उनके नग्न शरीर, जो केवल कंबलों से ढके हुए थे, एक दूसरे से सटे हुए थे और वसंत ऋतु की इस अभी भी ठंडी सुबह में अपनी गर्माहट साझा कर रहे थे। गहरी नींद के बाद यांग निंग जब उठी तो उसने बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली पाया। उसने माथे पर शिकन डाली और उठकर बैठ गई, उलझन में इधर उधर देखने लगी। वह कहाँ है? उसने खुद से बुदबुदाया। यांग निंग ने अपनी नींद से भरी आंखों को मलते हुए एक हल्की जम्हाई ली और सोचने लगी कि उसका पति कहाँ चला गया है। जिज्ञासावश उसने नीचे देखा और ये देखकर आश्चर्य से उसकी आंखें नम हो गईं कि वह पूरी तरह नग्न नहीं थी। उसने रेशमी रात्रि वस्त्र पहना हुआ था जिससे उसे थोड़ा सा ढंग मिल रहा था। हालांकि यह वही नाइट गाउन नहीं था जो उसने कल रात उसके लिए सरप्राइज के तौर पर तैयार किया था, लेकिन यह उसका रोजाना पहना जाने वाला रेशमी ऊपरी नाइट गाउन था जिससे उसकी मर्यादा बनी रही। उसके होंठों से एक संतुष्टि भरी आह निकली। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, उसने धीरे से कहा और उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी पर नजर डालते हुए, जिसकी सजी हुई सुइयां समय बता रही थी, उसने गौर किया कि दोपहर हो चुकी थी। उसने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराए। लगता है वो दोपहर की अदालती सुनवाई के लिए निकल गए हैं। कम से कम दोपहर की सुनवाई तो नहीं छूटी, उसने मन ही मन सोचा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। महल में आने के बाद ये पहली बार था जब वह इतनी देर तक सोई थी। आमतौर पर शियाओवेई उसे जगाने आती थी और उसे सुबह तक सोने नहीं देती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस बार उसे नींद से जगाने कोई नहीं आया था। लगभग दोपहर के भोजन का समय हो चुका था और वह भी अभी सोकर उठी थी। क्या उन्होंने सभी नौकरों को मुझे न जगाने का निर्देश दिया था? उसने हैरानी से कहा। अपने पति के संभावित निर्देशों पर विचार करते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। हालांकि वह देर से उठी, लेकिन ज्यादा सोने से उसे खोई हुई कुछ ऊर्जा वापस मिल गई थी। हालांकि वह अभी भी थकी हुई थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। उनके इस स्नेहपूर्ण व्यवहार पर सबका ध्यान गया था। उसने न केवल उसे जगाने से परहेज किया, बल्कि जाने से पहले उसने उसे नाइट गाउन पहनाने का भी ध्यान रखा ताकि वह नौकरों के सामने शर्मिंदा न हो या उसकी अनुपस्थिति में उसे ठंड न लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नौकरों को कमरे में लकड़ी जलाने का निर्देश भी दिया ताकि कमरे में गर्माहट बनी रहे। जलती हुई लकड़ी की चटकती आवाज पर ध्यान जाने पर वह मुस्कुराई, जिसने उनके जाने के बाद भी उसे गर्माहट का एहसास दिलाया था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसके जाने के बाद मुझे इतनी गर्माहट महसूस हुई। पूरी रात मुझे थकाने के बाद वह मुझे लाड़ प्यार करना बखूबी जानता है। अच्छा, उसे यही जारी रखना चाहिए, नहीं तो अगली बार उसे मिठाई नहीं मिलेगी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना हो। जिस दोहरे जीवन से वह कभी नफरत करती थी और जिसके खत्म होने का बेसब्री से इंतजार करती थी, वह अब अप्रत्याशित रूप से उसके जीवन का सबसे प्रिय हिस्सा बन गया था। एक ऐसा हिस्सा जिसकी वह आशा करती थी कि यह लंबे समय तक जारी रहेगा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। ताज़ा स्नान के बाद यांग निंग बड़े दर्पण वाले टेबल के सामने बैठ गई। शियाओवेई लगन से अपने बालों को संवार रही थी, एक सुंदर लंबी चोटी बना रही थी और उसे गहनों और हेयर क्लिप से सजा रही थी। यांग निंग ने जब आईने में अपना चेहरा देखा तो उसके होंठों से एक बेबसी भरी आह निकल गई। शर्म से उसके गाल लाल हो गए जब उसने अपनी गर्दन पर पड़े गहरे लाल निशान देखे। शुक्र है, वसंत ऋतु की शुरुआती ठंड ने उसे शॉल ओढ़कर इन निशानों को छिपाने का मौका दिया। हालांकि शर्मिंदगी बरकरार रही। वह शियाओवेई के नहाते समय खिलखिलाकर हंसने की यादों में खो गई। इसमें कोई शक नहीं कि वह मुझे नहलाते समय खूब हंस रही होगी। ये स्पष्ट था कि पिछली रात क्या हुआ था इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने सभी नौकरों और पहरेदारों को ड्रैगन पवेलियन के बाहर तैनात कर दिया था।
लेकिन इन निशानों ने उनकी उस रात के अंतरंग पलों को सबके सामने उजागर कर दिया, जिससे वह एक शर्मनाक स्थिति में फंस गई। उसके मन में एक झुंझलाहट भरा ख्याल आया, यह आदमी, क्या यह मेरी गर्दन काटने से खुद को नहीं रोक सकता? क्या ये कोई पिशाच है या कुछ और? यांग निंग जब तक पूरी तरह से तैयार हुई, तब तक दोपहर के भोजन का समय लगभग बीत चुका था और उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। पिछली रात घबराहट के कारण वह ठीक से खाना नहीं खा पाई थी और अब वह दिन का पहला भोजन भी काफी देर से कर रही थी। पिछली रात की भागदौड़ के बाद उसका पेट किसी भूखे राक्षस की तरह गुर्रा रहा था। आईने में खुद को आखिरी बार देखने के बाद यांग निंग ने शियाओवेई की ओर मुड़कर कहा, मुझे भूख लगी है, कृपया जाकर मेरे लिए दोपहर का खाना बना दो। तुम्हें मेरा खाना यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, मैं भोजन कक्ष में चली जाऊंगी। उसकी आवाज में दृढ़ता स्पष्ट थी। जी महाराज, शियाओवेई ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए उत्तर दिया और भोजन कक्ष में यांग निंग के लिए भोजन तैयार करने के लिए रसोई में लौट गई। यांग निंग ने अपनी आदत के अनुसार अपने कमरे में दोपहर का भोजन करने के बजाय भोजन कक्ष में जाने का फैसला किया। आमतौर पर वह शियाओवेई से अपने कमरे में भोजन लाने के लिए कहती थी ताकि अन्य कर्मचारियों के साथ अनावश्यक बातचीत से बचा जा सके, क्योंकि वह हमेशा शियाओवेई से ही भोजन परोसवाती थी। लेकिन पिछली रात के बाद हालात बदल गए थे। पहले वह लोगों से एक निश्चित दूरी बनाए रखती थी, मानो वह मंडप में एक मेहमान हो जो अंततः चली जाएगी, और गहरे संबंध बनाने से बचती थी। आखिर जब उसे अंततः जाना ही था तो किसी से लगाव रखने का क्या फायदा? आखिरकार वह इस दुनिया की नहीं है। हालांकि पिछली रात की घटनाओं ने उसका नजरिया बदल दिया था। अब वह यांग निंग के रूप में जीवन को पूरी तरह से अपनाना चाहती थी, खुद को और रोकना नहीं चाहती थी। अब उसे लोगों से मिलने जुलने से बचने की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में कोई ऐसा था जो उसकी परवाह करता था और उससे बहुत प्यार करता था। उसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी और चाहे कुछ भी हो जाए उसके साथ रहना चाहती थी। वह भले ही यांग निंग न हो, लेकिन उसने पूरे दिल से जेंग लियांग को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, और यह एक ऐसा बंधन था जिसे कोई बदल या तोड़ नहीं सकता था। वाह, यहाँ तो बहुत सारे व्यंजन हैं, यांग निंग ने खुशी से कहा। मेज पर सजे स्वादिष्ट व्यंजनों की भरमार देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा लग रहा था मानो मेज पर रखा हर व्यंजन उसकी पसंद का हो, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह भोजन विशेष रूप से उसके लिए ही तैयार किया गया है। शाओवेई ने मुस्कुराते हुए यांग निंग को एक एक करके व्यंजन परोसे। दोपहर के दरबार में जाने से पहले महाराज ने मुझे आपके पसंदीदा व्यंजन तैयार करने के लिए कहा था, उसने कहा। यांग निंग को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। महामहिम आपकी बहुत परवाह करते हैं महाराज, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपकी शादी उनसे हुई है। शाओवेई का लहजा और भी सहानुभूतिपूर्ण हो गया और उसने आगे कहा, उसने तुम्हारे पहले के बेरंग जीवन में रंग भर दिया है। उससे शादी करने के बाद से तुम ज्यादा मुस्कुराती हो और ज्यादा खुश नजर आती हो। उसका दिल यांग निंग के लिए तरस रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि यांग परिवार में रहते हुए उसका जीवन कितना कठिन रहा होगा। यांग निंग एक कुलीन महिला थी, सबसे बड़ी बेटी होने के बावजूद उनके साथ नौकरानी से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। उनके पिता छोटी छोटी गलतियों पर भी उन्हें पीटते थे, जबकि उनकी सौतेली माँ लगातार उनके साथ दुर्व्यवहार करती थी, जिससे समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई और वे एक बहिष्कृत और अहंकारी व्यक्ति के रूप में जानी जाने लगीं। यांग लुयांग द्वारा उसके साथ किए गए बुरे बर्ताव को याद करके शियाओवेई की आंखों में आंसू भर आए। उसकी मालकिन ने सचमुच बहुत कुछ सहा था। यांग निंग ने शियाओवेई की नम आंखों को देखकर आह भरी। बूढ़ी यांग निंग ने सचमुच एक दयनीय जीवन जिया था, अपने पिता के अनगिनत अत्याचार सहे और उनकी चालाकी का शिकार हुई। उनके ध्यान को पाने की बेताब कोशिश में उसने अनजाने में अपना जीवन और जेंग लियांग के साथ अपना रिश्ता भी बर्बाद कर दिया था। काश उसने भी उसकी तरह एक साहसिक कदम उठाया होता, जेंग लियांग से संपर्क किया होता और उसकी मदद मांगी होती, तो शायद परिस्थितियां कुछ और ही होती। हालांकि हालात इतने दुखद मोड़ लेने में उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सब उस क्रूर यांग लुयांग की वजह से हुआ था, जिसकी सत्ता की लालसा ने उसे सिंहासन के लिए अपनी बेटी की खुशी और भलाई को भी कुर्बान करने पर मजबूर कर दिया था। वह तो सिर्फ अपने पिता का प्यार चाहती थी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ विश्वासघात और नफरत ही मिली। यांग निंग को ठीक से पता नहीं था कि असली यांग निंग के साथ क्या हुआ था। क्या उसने उसकी दुनिया में उसका शरीर ग्रहण कर लिया था, या जब फोंगली ने यांग निंग का शरीर ग्रहण किया था तब वह बुखार से मर गई थी। फिर भी वह बस यही चाहती थी कि वह जहां भी हो खुश और शांत रहे। यांग निंग ने अपने होंठ सिकोड़कर सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मेरी शादी उनसे हुई। उनके होंठों पर मुस्कान आ गई जब उन्हें एहसास हुआ कि अगर उन्होंने इस दुनिया में आने के बाद जेंग लियांग से शादी नहीं की होती तो यांग परिवार में उनका जीवन नरक के समान होता, खासकर अगर वह युवराज की मंगेतर न बनी होती। अनजाने में ही यांग लुयांग ने उसके और जेंग लियांग के बीच विवाह संबंध स्थापित करके उस पर एक उपकार कर दिया था। उन्हीं की बदौलत वह जेंग लियांग से विवाह करने और यांग लुयांग के चंगुल से बच निकलने में सफल रही थी। हालांकि उसने सत्ता पर पूर्ण अधिकार हासिल करने की अपनी योजनाओं को नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार वह ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी कि उसकी हर योजना विफल हो जाए और वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में कभी सफल न हो सके। अंडस्को, तुम भोजन कक्ष में क्यों आए? तुम्हें नौकरानियों से अपना दोपहर का भोजन कमरे में लाने के लिए कहना चाहिए था, जेंग लियांग ने भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा और अपना ऊनी लबादा एक नौकर को सौंप दिया, जो उसे हैंगर पर टांगने के लिए पीछे हट गया। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेने में मग्न यांग निंग ने हैरानी से ऊपर देखा जब जेंग लियांग पास आया और मेज के शीर्ष पर बैठ गया और वह उसके दाहिनी ओर बैठ गई। उसकी जिज्ञासा स्पष्ट रूप से उसके स्वर में झलक रही थी और उसने पूछे बिना नहीं रह सकी, दोपहर की अदालती कार्यवाही तो समाप्त हो चुकी है, आप इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? जेंग लियांग ने नौकरानी द्वारा परोसी गई गर्म चाय की चुस्की लेते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी के साथ दोपहर का भोजन करना चाहता था, इसलिए मैंने सत्र जल्दी समाप्त कर दिया। क्यों, क्या आपको मेरे आपके साथ दोपहर का भोजन करने में कोई आपत्ति है?
उनके लहजे में शरारती और चिढ़ाने वाला भाव था। नौकरानियों ने दंपति के बीच की चंचल सी हलचल को भांप लिया। हल्की सी हंसी के साथ उन्होंने जल्दी से जेंग लियांग को व्यंजन परोसे और फिर चुपचाप भोजन कक्ष से बाहर निकल गईं, ताकि दंपति को कुछ निश्चित मिल सके जिसके वे हकदार थे। उनकी शादी को कई महीने बीत चुके थे, लेकिन उनके स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था मानो वे नवविवाहित जोड़ा हों जो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। यांग निंग जेंग लियांग की शरारती छेड़छाड़ पर मुस्कुराए और खुद को उसे वापस चिढ़ाने से रोक नहीं पाए। उसने कहा, तुम पहले कभी जल्दी नहीं आए। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिर्फ मेरे लिए जल्दी आए हो, किसी और वजह से नहीं? उसकी भावपूर्ण नज़र ने रहस्य को और गहरा कर दिया। खैर, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे लिए आए हो या किसी और चीज़ के लिए, उसने आगे कहा, मानो उसके मन में जो भी योजनाएं थीं उन पर पानी फेर दिया हो। उसके शरीर में पहले से ही दर्द हो रहा था, इस समय वह और किसी चीज़ के बारे में कैसे सोच सकता था। जेंग लियांग ने उसकी चंचल अदा पर भौहें चढ़ाते हुए हल्के से हंस दिया। क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ लंच करने आया हूँ, उसने आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा। वह उसके और करीब आया और बोला, लगता है तुम किसी और बात पर उत्साहित हो रही हो। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी पत्नी इतनी कामुक है। उसने उसे आंख मारी और मजाकिया बातचीत जारी रखी। यांग निंग के गाल उसकी मजाकिया बातों से लाल हो गए और उसने बनावटी नाराजगी से उसे घूरा। क्या बकवास है, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं, उसने पलटकर जवाब दिया। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि तुम दोपहर के खाने के लिए बहुत कम आते हो। उसने मजाक को टालने की कोशिश की, उसकी शर्मिंदगी उसके जवाब में साफ झलक रही थी। जेंग लियांग ने यांग निंग की ओर देखा, उनके चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्होंने यांग निंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। कभी कभी तो कई दिनों, हफ्तों या पूरे एक महीने तक उनसे मुलाकात भी नहीं की थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि यही एक कारण था कि उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया, वह उसकी भावनाओं से अनजान था। शायद इसीलिए वह बिना किसी को बताए शिलिंग शहर में शाही निवास से अकेले बाहर निकल गई थी। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि वह उसके लिए समय निकाल पाएगा या नहीं। मसालेदार मांस का एक टुकड़ा उठाते हुए और ध्यान से चबाते हुए उन्होंने ईमानदारी से कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि पहले मैं आपकी भावनाओं से अनजान था। इसलिए अब से मैं हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने और आपको वह ध्यान और समय देने का सचेत प्रयास करूंगा जिसके आप हकदार हैं। यद्यपि युवराज के रूप में मेरे अपने कर्तव्य हैं, वैसे ही मैं आपका पति भी हूं और आपके प्रति और हमारे वैवाहिक जीवन के प्रति भी मेरी जिम्मेदारियां हैं। उनके शब्दों में गंभीरता और प्रतिबद्धता झलक रही थी। यांग निंग उसके चेहरे की गंभीरता देखकर दंग रह गई। उसने मजाक में ही कहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक इतना गंभीर हो जाएगा। उनके रिश्ते के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने उसे बहुत प्रभावित किया था। जेंग लियांग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और यांग निंग से नजरें मिलाईं। इसीलिए मैंने कल तुम्हें बाहर ले जाने का फैसला किया है, उसने कहा। कल वसंत उत्सव है और राजधानी के केंद्रीय बाजार में एक उत्सवपूर्ण मेला लगेगा। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। उसकी आंखों में इस योजना को लेकर सच्ची उत्सुकता थी। वह अपने रिश्ते को और मजबूत बनाना चाहता था और उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहता था। वसंत उत्सव कार्निवल, जेंग लियांग द्वारा इसका जिक्र किए जाने पर यांग निंग चौंक गई। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो यह वही मेला था जहां जेंग लियांग नायिका हो वेई को महल से बाहर सैर के लिए ले गया था, जब वे एक दूसरे शहर की यात्रा से लौटे थे, जहां राजधानी लौटते समय उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था और हमले के दौरान जेंग लियांग घायल हो गया था। उपन्यास में उसने ये बहाना बनाया कि उसे महल के बाहर कुछ काम निपटाने थे और उस समय उसकी देखभाल करने वाली नर्स होने के नाते उसने हो वेई से उसके साथ चलने के लिए कहा था। यह एक कमजोर बहाना था क्योंकि जेंग लियांग अपनी चोट से उबर चुका था और केंद्रीय बाजार तक की यात्रा इतनी लंबी नहीं थी कि किसी नर्स या चिकित्सक की आवश्यकता हो। फिर भी हो वेई ने कारण पूछे बिना ही उसके साथ जाने के लिए सहमति दे दी क्योंकि यह युवराज का आदेश था। उस सैर के दौरान जेंग लियांग ने न केवल हो वेई को अपने साथ एक ही गाड़ी में बैठाया, बल्कि एक दुकान का निरीक्षण करने के बहाने उसे मेले का भ्रमण भी कराया। इसी दौरान हो वेई के प्रति उसकी भावनाएं न केवल बढ़ीं, बल्कि उसे अपनी छिपी हुई भावनाओं का भी एहसास हुआ। उसकी देखभाल करने वाली नर्स अचानक उसे एक स्त्री जैसी लगने लगी, एक ऐसी स्त्री जिसे वह हमेशा के लिए अपने पास रखना और उसकी रक्षा करना चाहता था। उसे ऐसे एहसास होने लगे जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे, और यह स्पष्ट हो गया कि वह उसे केवल अपनी नर्स के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसके साथ अलग तरह से व्यवहार करता था। यांग निंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उपन्यास की विषय वस्तु पर विचार करते हुए उसका हृदय विचित्र भावनाओं से भर गया। ये बात स्पष्ट होती जा रही थी कि परिस्थितियां बदल रही थीं और नायिका के स्थान पर इस बार वह वसंत उत्सव में उसके साथ जाएगी। फिर भी जब उसने सोचा कि उसने किसी दूसरी लड़की को वसंत मेले में अपने साथ चलने के लिए कहा था, तो उसके मन में ईर्ष्या की एक लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में लालसा और बेचैनी का भाव झलक रहा था, जिसे उसने छिपाने की कोशिश की लेकिन पूरी तरह दबा नहीं सकी। हाँ, वो मुझसे उस मेले में जाने के लिए कैसे कह सकता है जहां वो खुद अपनी प्रेमिका के साथ गया था, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसकी ईर्ष्या का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि जो कुछ हुआ वह उपन्यास की कहानी का हिस्सा था और इस बार वह उसके साथ जा रही थी। इस बात पर ईर्ष्या करना तुच्छ लग रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए। जेंग लियांग ने यांग निंग के चेहरे के भाव में आए बदलाव को देखकर हैरानी जताई। उसे उम्मीद थी कि वसंत उत्सव में शामिल होने की संभावना पर वह उत्साह या कम से कम जिज्ञासा व्यक्त करेगी। इसके विपरीत उसकी शुरुआती हैरानी गहरी भौहों में बदल गई, जिससे वह सोचने लगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसकी प्रतिक्रिया ने उसे उलझन में डाल दिया, जिससे वह चुपचाप उसके विचारों पर विचार करने लगा। जेंग लियांग यांग निंग के बदलते भावों को अब और अनदेखा नहीं कर सका। उसने सीधे मुद्दे पर बात करने का फैसला किया। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। क्या हुआ? क्या तुम वसंत उत्सव में नहीं जाना चाहते? उसने चिंता और थोड़ी उलझन भरे लहजे में पूछा। यांग निंग ने जेंग लियांग की ओर देखा। उसके विचार क्षण भर के लिए रुक गए। उसने तुरंत जवाब दिया, अरे
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुश हूँ। तो क्या हमारे साथ कोई और भी आ रहा है? उसने सावधानी से पूछा। उसकी जिज्ञासा में थोड़ी बेचैनी भी झलक रही थी। वह सोच रही थी कि क्या हो वे भी उनके साथ वसंत उत्सव में जाएगा। हालांकि हालात बदल रहे थे, फिर भी कई घटनाएं कथानक के अनुरूप ही घटित हो रही थीं। शिनलिंग शहर से उनके रास्ते में हुआ हमला और हो वेई का महल में प्रवेश, सब कुछ मूल कथानक के प्रवाह का अनुसरण करता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि इस बार हो वेई उनका पीछा न करे। झेंग लियांग ने उसके सवालों पर भौहें उठाईं और सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, गुलेन और शियाओवे हमारे साथ होंगी। इसके अलावा मेले के दौरान हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काले साए वाले रक्षक भी मौजूद रहेंगे। पिछले हमले के बाद हम कोई जोखिम नहीं उठा सकते। क्यों, क्या आपको इससे कोई समस्या है? झेंग लियांग ने थोड़ी चिंता भरी आवाज में पूछा, क्योंकि वह सोच रहा था कि क्या गार्डों की मौजूदगी के कारण वह असहज महसूस कर रही है। यांग निंग ने राहत की सांस ली कि हो वेई उनके साथ नहीं आ रही है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि गार्ड हमारे साथ रहें। अब से हम आपकी सुरक्षा को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकते। उसकी आवाज़ में गंभीरता झलक रही थी। झेंग लियांग के होठों पर मुस्कान आ गई। तो मेरी पत्नी मेरे बारे में चिंतित है। मुझे कभी पता नहीं था कि मेरी पत्नी मेरी इतनी परवाह करती है, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंखों में यांग निंग के लिए स्नेह भरा हुआ था। यांग निंग ने शरारती अंदाज में अपनी बाहें उठाईं और खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्यों, क्या तुम चाहते हो कि कोई और तुम्हारी चिंता करे? खैर, भूल जाओ, कम से कम इस जन्म में तो नहीं, क्योंकि इस जन्म में तो तुम मेरे साथ ही रहोगे मृत्यु तक। झेंग लियांग ने हल्की सी हंसी हंस दी, जाहिर तौर पर उसकी टिप्पणी से खुश होकर। उसने मेज पर रखे उसके हाथ को धीरे से दबाया और कहा, अधिकार जताने वाली है ना? मुझे अपनी पत्नी का यह अधिकार जताने वाला स्वभाव बहुत पसंद है। मैं इस आजीवन अनुबंध के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ, उसने कर्कश शरारती आवाज में कहा, जिससे यांग निंग ने उसकी इस शरारत पर अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। यांग निंग के मन में ये ख्याल आया, क्या यह आदमी हमेशा से ही फ्लर्ट करने में इतना माहिर रहा है? उसने उसे घूरकर देखा और शरारती अंदाज में उसका हाथ झटक दिया, जो उसका हाथ पकड़े हुए था। तुम्हारी मीठी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ दृढ़ थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी मस्ती भी झलक रही थी। मैं थकी हुई हूँ और मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है, न अभी और न ही आज रात, उसने अपने खाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा। उसके कठोर शब्दों के बावजूद उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी और उसके गालों पर शर्म की लाली छाई हुई थी, जो उसके कानों तक फैली हुई थी। मुझे उससे नफरत है जिस तरह वो अपने उस खूबसूरत चेहरे से मुझे बहकाता है। ये तो सरासर अन्याय है, उसने मन ही मन कहा, और हर पल उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। खाना खाते समय यांग निंग के होठों पर खिलखिलाती मुस्कान देखकर झेंग लियांग की नज़रें उस पर टिक गईं। उसने शरारती मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाने का फैसला किया। अगर यही तुम चाहती हो, उसने बेपरवाही से कहा, चूंकि तुम थकी हुई हो तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे। आखिरकार कल मेरा दिन है और मैं सारा बकाया ब्याज सहित वसूल लूंगा, उसने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, जिससे वह अवाक होकर अविश्वास से उसे देखती रह गई। उसे अवाक देखकर झेंग लियांग को संतोष का अनुभव हुआ। उसने सहजता से अपना ध्यान अपनी थाली में रखे व्यंजनों पर केंद्रित किया, हरने वाले का स्वाद लेते हुए खुशी से गुनगुनाया, ये कितना स्वादिष्ट है, नर्म और कोमल, बिल्कुल किसी इंसान की तरह। यांग निंग उसकी बेशर्म टिप्पणी पर सदमे से आंखें फाड़ बैठी। उसने घबराकर चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी ने उसकी बात सुन तो नहीं ली। शर्मिंदगी में उसने अपने होंठ काट लिए और शरारत से उसके हाथ पर एक हल्की सी चोट मार दी। झेंग लियांग बिना किसी पछतावे के और चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए आगे बोला, क्या? मैं तो बस खाने की तारीफ कर रहा था। ये बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये इतना लजीज है कि मैं इसे खाना बंद नहीं कर पा रहा, बिल्कुल किसी और की तरह। उसके मजाकिया शब्दों और इशारे भरे लहजे ने यांग निंग की शर्मिंदगी को और बढ़ा दिया और वो अपना चेहरा हाथों में छिपाने के लिए बेताब हो गई, मानो चाहती हो कि जमीन उसे निगल ले। बस करो, यांग निंग ने शर्म से लाल होते चेहरे के साथ विनती की। उसने अपने लाल गालों को हाथों से ढक लिया और अपना शर्माया हुआ चेहरा उससे छिपाने की पूरी कोशिश की। ये कितना गंदा आदमी है, उसने मन ही मन सोचा। उसके बेबाक और चुलबुले शब्दों को वह मनोरंजक और मोहक दोनों पा रही थी। अगले दिन झेंग लियांग और यांग निंग सुबह महाराज से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए मुख्य महल की ओर रवाना हुए। ये वसंत उत्सव का पहला दिन था, नवीनीकरण और नई शुरुआत का समय। पिछले कुछ महीनों की उथल पुथल भरी घटनाओं के बाद, जिनमें महामहिम को जहर दिया जाना, महारानी का निर्वासन और महल के बाहर यात्रा के दौरान झेंग लियांग की जान लेने का प्रयास शामिल था, यह उन परेशानियों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का क्षण था। हेडरेस्ट से पीठ टिकाकर बिस्तर पर बैठे झेंग हुआंग ने बगल की कुर्सी पर बैठे यांग निंग पर चिंता भरी नजर डाली। उन्होंने कहा, काफी समय हो गया जब मैंने तुम्हें देखा था। लगता है तुम्हारा वजन काफी कम हो गया है। क्या तुम आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहे हो? उनकी चिंता उनके स्वर में स्पष्ट थी। झेंग लियांग और यांग निंग दोनों उनसे मिलने आए थे, लेकिन झेंग हुआंग ने अपने बेटे को नजरअंदाज करते हुए पूरी तरह से यांग निंग पर ध्यान केंद्रित किया। यांग निंग सहज भाव से बैठी थी, मानो अपने पिता से मिलने आए हो, जबकि झेंग लियांग औपचारिक मुद्रा में बैठे थे, मानो किसी बैठक में भाग ले रहे हों। महाराज की टिप्पणी के जवाब में यांग निंग ने असहाय नजर से झेंग लियांग की ओर देखा और फिर अपना ध्यान झेंग हुआंग की ओर मोड़ा। उसने कहा, पिताजी, मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए। मैंने यूलिंग की पत्नी से सुना है कि आप इन दिनों ठीक से खान पान नहीं कर रहे हैं। आप दरबारी मामलों को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? झेंग लियांग यहाँ अदालती मामलों को संभालने के लिए आए हैं। आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना है कि आपको कल सर्दी लग गई थी। क्या आप अपना ख्याल नहीं रख रही हैं? यांग निंग ने स्नेहपूर्ण और बेटी जैसी आवाज में कहा, जिससे झेंग हुआंग का दिल पिघल गया। झेंग लियांग अक्सर अपने पिता के आसपास असहज महसूस करते थे।
उनके रिश्ते में एक सौहार्दपूर्ण पिता पुत्र के बंधन की गर्माहट और सहजता का अभाव था। जेंग हुआंग ने हमेशा सम्राट के रूप में अपनी भूमिका का भार वहन किया था और युवराज के रूप में जेंग लियांग की जिम्मेदारियों ने उनके बीच औपचारिकता और दूरी को और बढ़ा दिया था। पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता अक्सर महामहिम और पिता के बीच बदलता रहता था। इसके विपरीत यांग निंग ने जेंग हुआंग को पिताजी कहकर संबोधित किया और उनके साथ एक बेटी की तरह स्नेह और चिंता का व्यवहार किया, जिससे जेंग हुआंग काफी प्रभावित हुए। बुजुर्ग सम्राट यांग निंग की लगातार जिद पर हल्के से मुस्कुराए, हालांकि उनका चेहरा गंभीर बना रहा। तुम्हें तो जिद करने में महारत हासिल है, क्या तुमने कभी किसी को सम्राट को इतना परेशान करने की हिम्मत करते देखा है? उन्होंने गंभीर स्वर में लेकिन थोड़ी सी हंसी के साथ कहा। उन्हें मन ही मन यांग निंग की जिद से खुशी हो रही थी। यांग निंग ने मुंह फुलाकर जवाब दिया, किसने कहा कि मैं जेंग साम्राज्य के सम्राट का अभिवादन करने आई हूँ? मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ और इस रिश्ते के नाते मुझे आपकी सेहत की चिंता करने का पूरा अधिकार है। अगर मैं नहीं तो और कौन आपको परेशान करने की हिम्मत करेगा? मुझे यकीन है कि आपका बेटा भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, उसने शरारती अंदाज में जवाब दिया। जेंग हुआंग ने जेंग लियांग की तरफ देखा और जोर से हंसे बिना नहीं रह सके। तुम सही कह रही हो, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी बेटी हो और वह तो बस बाहर का कोई है, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन, यहाँ तक कि अपने बच्चों के सामने भी, एक मजबूत और प्रभावशाली छवि बनाए रखने में बिताया था। लेकिन जब उन्होंने यांग निंग का साहस और स्पष्टवादिता देखी तो वे अवाक रह गए। मन ही मन वह उसके व्यवहार की सराहना करता था। इससे उसे उसके करीब होने का एहसास होता था, जैसे कोई परिवार का सदस्य हो, जैसे कोई पिता हो। वहां बैठे बैठे अपने पिता और पत्नी के बीच की बातचीत को देखते हुए जेंग लियांग ने एक असहाय आह भरी। उनके बीच पनपते बंधन को देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उन्हें ऐसा घुलते मिलते देखकर उसका दिल खुश हो गया, मानो वे बिछड़े हुए दोस्त हों। उसके और उसके पिता के बीच हमेशा से एक दीवार सी थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वह वसंत उत्सव के लिए अपने पिता का आशीर्वाद लेने आएगा और उनसे इतनी खुलकर अपने ओहदे और पद के बंधनों से मुक्त होकर बातें करेगा। ये सब यांग निंग की वजह से ही संभव हो पाया। उसने उसे और उसके पिता को करीब लाकर उनके परिवार को एक एकजुट इकाई में बदल दिया था। जेंग लियांग, जो पूरी बातचीत के दौरान चुप रहे, अंततः बोले, पिताजी, मैं भी आपको वसंत उत्सव के दौरान अच्छे स्वास्थ्य और सुख की कामना करता हूँ। आने वाला वर्ष हमारे साम्राज्य के लिए समृद्धि से भरा हो। उनके शब्द औपचारिक थे, लेकिन उनमें सच्ची आत्मीयता और सम्मान का भाव था। वृद्ध सम्राट ने जेंग लियांग की ओर ध्यान दिया और उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कहा, धन्यवाद मेरे पुत्र। ये वर्ष आपके कर्तव्यों में सफलता और वैवाहिक जीवन में सुख लेकर आए। उन्होंने सिर हिलाते हुए आशीर्वाद दिया। यांग निंग मुस्कुराते हुए इस बातचीत को देख रहा था। पिता और पुत्र के बीच संबंध सुधरते देखकर उसे खुशी हो रही थी। भले ही उनके बीच अभी भी कुछ हद तक औपचारिकता बनी हुई थी, लेकिन अब वे एक दूसरे का भला चाहते थे, न कि एक दूसरे के दुश्मन। उन्हें पूरा विश्वास था कि समय के साथ पिता और पुत्र के बीच की दूरी धीरे धीरे खुशी और हंसी में बदल जाएगी। वसंत उत्सव वास्तव में नवीनीकरण और नई शुरुआत का समय था, न केवल साम्राज्य के लिए बल्कि उनके परिवार के लिए भी। वसंत उत्सव का पहला दिन होने के कारण कोई अदालती सुनवाई नहीं हुई। इसके बजाय दोपहर में एक छोटा भोज आयोजित किया गया, जिसमें सभी मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। वे उपहार और भेंट अर्पित करके महामहिम के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित करने आए थे। पूरे कार्यक्रम के दौरान यांग निंग एक पुतले की तरह बैठी रही, कभी कभार उबाऊ और औपचारिक कार्यवाही पर जम्हाई लेती रही। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई केवल महामहिम की चापलूसी करने और उन्हें खुश करने में लगा हुआ हो। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी, भोज के समाप्त होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ताकि वह और जेंग लियांग वसंत उत्सव में भाग लेने के लिए आगे बढ़ सकें। इस दुनिया में आने के बाद ये वसंत उत्सव कार्निवल में भाग लेने का उसका पहला अनुभव होगा और वह अपनी उत्तेजना को रोक नहीं पा रही थी। शाओवेई ने उसे मेले की कहानियों से भर दिया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे बाजार की सड़कें लालटेन से सजी होती हैं, आतिशबाजी और पटाखों की रोशनी से जगमगाती हैं। सड़कों पर गहने, कपड़े और आभूषण बेचने वाले स्टॉल लगे होते हैं। खाने पीने के विक्रेता स्वादिष्ट व्यंजन पेश करते हैं और यहाँ तक कि एक स्थानीय कठपुतली शो भी होता है। इन विवरणों को सुनते हुए यांग निंग शाम के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह वसंत उत्सव के जीवन समारोह में खुद को सराबोर करने के लिए उत्सुक थी। भोज समाप्त होने के बाद यांग निंग जल्दी से शियाओवेई के साथ अपने कमरे में लौट आए। वसंत उत्सव के लिए तैयार होते हुए उसके अंदर उत्साह उमड़ रहा था। आखिरकार मौज मस्ती और रोमांच का समय आ गया था। इस दुनिया में आने के बाद वह पहली बार मेले में जा रही थी, और वह भी तब जब जेंग लियांग के साथ उसका रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच चुका था। उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था और वह चाहती थी कि वह सबसे खूबसूरत दिखे, ताकि जेंग लियांग एक बार फिर उसके प्यार में पड़ जाए। उस रात उसने हफ्तों की मेहनत से तैयार की गई खूबसूरत नाइट गाउन को फाड़कर उसका सरप्राइज खराब कर दिया था। इस बार वह उसे वासना से तड़पाने और अपने रिश्ते में अपना दबदबा कायम करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अगर वह आग था तो वह तेल होगी, जो उसके जुनून को और भी ज्यादा भड़काएगी। शाओवेई की मदद से यांग निंग ने हल्के नीले रंग का गाउन पहना, जो भोर के शांत आकाश के विशाल विस्तार जैसा लग रहा था। कपड़े पर छोटे छोटे झिलमिलाते क्रिस्टल जड़े हुए थे, जो मानो तारों की धूल बिखेर रहे थे और एक अलौकिक चमक बिखेर रहे थे। गाउन उनकी काया पर खूबसूरती से लिपटा हुआ था, जिससे उनका सुडौल शरीर और भी आकर्षक लग रहा था। नीले और सफेद रंग का एक ओढ़नी उसके कोमल कंधों को सुशोभित कर रही थी, मानो किसी शांत बादल का सौम्य आलिंगन हो। ओढ़नी का कपड़ा सुबह की धुंध की तरह कोमल था, जिससे पवित्रता और ताजगी का एहसास हो रहा था। सुनहरे धागों की विभिन्न छटाओं से जटिल कढ़ाई किए गए नाजुक फूल आस्तीनों को सुशोभित कर रहे थे। ये पंखुड़ियां मुलायम पारदर्शी पदार्थ पर नाचती हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो तितलियां इधर उधर मंडरा रही हों।
वहां खड़ी वह युवा सौंदर्य की एक अद्भुत छवि थी, मानो किसी प्राचीन कथा के पन्नों से निकली कोई परी हो। उसका पहनावा सुंदरता और आकर्षण का एक अद्भुत उदाहरण था, जो खिलती हुई बसंत की सुबह के सार को समाहित कर रहा था और उसकी उपस्थिति को दर्शनीय बना रहा था। शियाओ वेई ने बड़ी बारीकी से यांग निंग के बालों को संवारा, मानो एक सुंदर कृति बना दी हो। उसने दोनों तरफ के बालों के आगे के हिस्सों को बड़ी कुशलता से गूंथा। फिर इन चोटियों को यांग निंग के सिर के पीछे इकट्ठा करके एक नाजुक सुनहरे फीनिक्स हेयर क्लिप से सुरक्षित कर दिया गया, जो सुंदरता और आकर्षण का प्रतीक है। यांग निंग के शेष बाल आधी रात की नदी की तरह बह रहे थे, रेशमी लहरों की तरह झरना बना रहे थे। कमरे की हल्की रोशनी में वे शुद्ध ऑब्सीडियन की तरह चमक रहे थे, जो उनकी असीम सुंदरता का प्रमाण था। गुथे हुए बालों और लहराती लहरों का संयोजन एक आकर्षक विरोधाभास पैदा कर रहा था, जिससे उनका आकर्षण और भी बढ़ रहा था और वे वसंत उत्सव में शोभा बढ़ाने के लिए तैयार किसी दिव्य प्राणी की तरह लग रही थीं। MPYR पर बने रहें। कोमल और कुशल हाथों से शियाओ वेई ने बड़ी कुशलता से यांग निंग की प्राकृतिक सुंदरता को निखारने के लिए सौंदर्य प्रसाधन लगाए। उन्होंने बड़ी सावधानी से यांग निंग के होठों पर हल्के गुलाबी रंग का पेस्ट लगाया, जिससे उन्हें एक सूक्ष्म मोहक गुलाबी रंगत मिली। इसके बाद उन्होंने यांग निंग के गालों पर गुलाब पाउडर लगाया, जिससे उनके चेहरे पर एक स्वस्थ गुलाबी चमक आ गई। लुक को पूरा करने के लिए शियाओ वेई ने प्राकृतिक सामग्रियों से बने एक महीन फेस पाउडर का इस्तेमाल किया, जिससे यांग निंग का चेहरा दमकता और बेदाग दिख रहा था। कॉस्मेटिक्स ने यांग निंग की खूबसूरती को निखारते हुए उनकी शालीनता और सुंदरता को बरकरार रखा, जो वसंत महोत्सव कार्निवल में उनके पहले प्रदर्शन के लिए एकदम सही था। यांग निंग के रूप को अंतिम रूप देते हुए शियाओ वेई अपने सामने हुए इस बदलाव को देखकर अचंभित रह गई। उसने दर्पण में यांग निंग के प्रतिबिंब को देखा और खुशी से आह भरी। महामहिम, ये पोशाक आप पर बेहद खूबसूरत लग रही है, शियाओ वेई ने सच्ची प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। मुझे यकीन है कि पूरे साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके पास आपकी जैसी इतनी सुंदर पोशाक हो। आप सचमुच मनमोहक लग रही हैं। दर्पण की मेज के सामने बैठी यांग निंग शियाओ वेई के प्रशंसा भरे शब्दों के जवाब में गर्व से मुस्कुरा उठी। बेशक, उसने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, आखिरकार इसे मैंने ही तो डिजाइन किया था। ये तो लाजवाब होना ही था। उसने प्रशंसा को शालीनता से स्वीकार किया, उसकी मुस्कान में संतुष्टि स्पष्ट झलक रही थी। फिर भी अपने आत्मविश्वास से भरे बाहरी रूप के बावजूद यांग निंग अपनी स्थिति की विडंबना पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्योंकि मैं इस दुनिया से परे हूं, उसने आह भरते हुए खुद से कहा, जो उसकी अनूठी परिस्थितियों और उसके अतीत और वर्तमान जीवन के बीच के स्पष्ट अंतर की याद दिलाता था। अपने पिछले जीवन में सजने संवरने को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई थी। उसे अपने कीमती समय को गहन प्रशिक्षण में लगाने या खरीदारी और फैशन में लिप्त होने के बीच चुनाव करना पड़ता था। प्रशिक्षण के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों पर भारी पड़ती थी, जिससे उसके पास व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के लिए सीमित समय बचता था। हालांकि इस नई दुनिया में जीवन ने उन्हें फैशन की दुनिया को तलाशने का अवसर और फुर्सत दी थी। जिम्मेदारियों में कमी और अपने कमरे में अधिक समय बिताने के कारण उन्हें कपड़ों और एक्सेसरीज के प्रति एक नया जुनून पैदा हो गया था। विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग करते हुए उन्हें अपने कपड़े डिजाइन करने की कला में आनंद आने लगा था। आधुनिक जगत से आने के कारण उनके अनूठे दृष्टिकोण ने उन्हें समकालीन और ऐतिहासिक फैशन के तत्वों को सहजता से मिलाने की क्षमता प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी रचनाएं सामने आई जिन्होंने कुशल शाही दर्जियों को भी चकित कर दिया। यांग निंग के नवोन्मेषी विचारों ने पारंपरिक फैशन की सीमाओं को आगे बढ़ाया, जिससे ऐसे आश्चर्यजनक वस्त्रों का निर्माण हुआ जिन्होंने उनके रचनाकार को भी आश्चर्यचकित कर दिया। यांग निंग की बात से सहमति जताते हुए शियाओ वेई ने सिर हिलाया और कुशलता से यांग निंग को उनके मनमोहक परिधानों से सजे आभूषण पहना दिए। उसने छेड़ते हुए कहा, आज रात तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि महाराज फिर से तुम्हारे प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आज रात उसके लिए खुद पर काबू रखना नामुमकिन हो जाए। अपनी शरारती सोच साझा करते हुए उसकी आवाज़ में एक चंचल लहजा था। यांग निंग शियाओ वेई की बातों पर शर्माते हुए मुस्कुराए। थोड़ी सी अकड़ के साथ उसने कहा, हाँ बिल्कुल, भला इतनी खूबसूरत लड़की पर मोहित होने से कौन बच सकता है। अपनी इस तारीफ के बाद वह हंस पड़ी और दोनों ने एक खुशनुमा पल साझा किया, आने वाली शाम के उत्साह में डूबी हुई थीं। अपनी मालकिन को खुलकर मुस्कुराते और हंसते देख शियाओ वेई की मुस्कान और भी खिल उठी। पहले यांग निंग का आत्मविश्वास कम होने और झिझकने के कारण वह कभी भी अपनी तारीफ में ऐसी बातें नहीं करती थी, लेकिन अपनी मालकिन में ये बदलाव देखना शियाओ वेई के लिए बेहद सुखद अनुभव था। यांग निंग में आया बदलाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, खासकर यांग परिवार में बुखार आने के बाद। वह उदासीन, डरपोक और आज्ञाकारी लड़की नहीं रही थी जो कभी स्वामी यांग लुओयांग के हर आदेश का पालन करती थी। इस बदलाव ने न केवल यांग निंग को यांग लुओयांग और मालकिन के अत्याचारों से बचाया, बल्कि उसकी निजी नौकरानी शियाओ वेई को भी अपार खुशी दी। यांग निंग की पीड़ा को बचपन से देखने वाली शियाओ वेई को अपनी मालकिन में आए नए आत्मविश्वास और उत्साह को देखकर बेहद खुशी हुई। यह एक सुखद बदलाव था और वह आने वाले दिनों में भी इसे और अधिक देखने की उम्मीद करती थी। यांग निंग और शियाओ वेई खुशी खुशी बातें कर रहे थे और तैयार हो रहे थे, तभी अचानक एक नौकरानी प्रकट हुई और यांग निंग का अभिवादन करते हुए एक संदेश दिया, महामहिम, आपके लिए महाराज का संदेश है। रथ तैयार हैं और वे ड्रैगन पवेलियन के पिछले द्वार पर आपका इंतजार कर रहे हैं। चूंकि यह महल के बाहर कोई आधिकारिक दौरा नहीं था और वे युवराज और राजकुमारी के बजाय रईसों के वेश में जा रहे थे, इसलिए झेंग लियांग ने ड्रैगन पवेलियन के पिछले द्वार से निकलने का सुझाव दिया, जो केंद्रीय बाजार की ओर जाता था। इसमें थोड़ा चक्कर लगाना पड़ता, लेकिन महल के मुख्य द्वार से निकलने की तुलना में यह अधिक गोपनीय विकल्प था, जिससे लोगों का ध्यान उनकी यात्रा की ओर आकर्षित होता। यांग निंग ने मुस्कुराते हुए नौकरानी की तरफ देखा और जवाब दिया, ठीक है। फिर उसने खड़े होने से पहले आखिरी बार शीशे में अपना चेहरा देखा। शरारती अंदाज में उसने शियाओ वेई के हाथ पर थपकी दी और कहा, शियाओ वेई, चलो चलते हैं।
अब मस्ती करने का समय है। उसकी मुस्कान बेहद प्यारी थी और उसका उत्साह साफ झलक रहा था। शाओवेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन सावधानी बरतने की सलाह दिए बिना नहीं रह सकी। महामहिम, आपका उत्साहित होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कृपया याद रखें कि आप युवराजष्टी हैं। बाजार में जोर से ना हंसें, मुंह खोलकर खाना ना खाएं और खाते समय बात न करें। साथ ही जब आप अपनी स्कर्ट को पकड़ें तो शालीनता से पकड़ें और एक कुलीन महिला की तरह व्यवहार करें। आखिरकार तुम भेस बदल कर जा रहे हो। सलाह से चिढ़कर यांग निंग ने सिर हिलाया और आगे चलती रही। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अगर देर नहीं करनी है तो मेरे साथ आ जाओ, वरना मैं अकेले ही जाऊंगी। यांग निंग की खुशी देखकर शियाओवेई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, हालांकि उसे कुछ चिंता भी थी। उसने धीरे से आह भरी और सिर हिलाते हुए मन ही मन कहा, उम्मीद है आज रात कुछ बुरा ना हो। एक गहरी सांस लेने के बाद वह यांग निंग के पीछे पीछे वसंत उत्सव में घूमने चली गई। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।